Hello everyone and welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 3 of your book named Discovering Tut. The saga continues. Who was Tut? He was a teenage king of Egypt. And the saga continues means जो तट के बारे में एक एपिक एक हिस्ट्री ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि मीन्स वो किंग थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, उस अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लॉन्ग उनके पीछे एक स्टोरी कंटिन्यूड थी कि किस अकॉर्डिंग डेथ हुई, पीपल ने क्या रिसर्च करी. दैट्स वाई द सागा कंटिन्यूस वॉज द फर्दर टर्म यूज बाय द ऑथर. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ द ऑथर इज A.R. Williams. Now yesterday we have covered so many topics which were given here. We have covered forensic reconstruction studied across, casket grave, resurrection, funerary treasures, as well as computed tomography or CT scan. Now only 2 topics are left, that is circumvented and airy detail. So now let's have the short recap of this chapter. Yesterday what we have seen, जो तट थे द किंग, उनकी डेथ जब हुई थी ही वॉज अ टीनेजर, वो भी एक लेट टीन मीन 16 to 17 ईयर ऑफ एज जब उनकी डेथ हुई थी. वो एक तरीके से किंग क्यों बने थे? बिकॉज फ्रॉम सेंचुरीज उनकी फैमिली किंगशिप में अपना पूरा जो किंगडम पर राज होता है वो करके बैठी थी. एंड इसी अकॉर्डिंग आफ्टर फादर्स एंड फोर फादर जो भी इस तरीके से न्यू रूलर आते हैं दे डायरेक्टली बी सीटेड ऑन द थ्रोन. सो यही तट के साथ था, ही वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन. बट तट की अल्टीमेटली डेथ हो गई एट द टीनेज एज, जब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस भी नहीं करा था, तब उनकी अनटाइमली डेथ हो चुकी थी. एंड उनकी डेथ पर जिस तरीके से लोगों को डाउट था, फर्स्ट पर्सन जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि हिस्ट्री से डील करते थे, जिनका नाम था हावर्ड कार्टर, उन्होंने इनकी डेथ के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रूफ्स कलेक्ट करने की ट्राई करा. बट एनी हाउ उन्हें कोई भी एक फर्दर प्रूफ नहीं मिला जिसके अकॉर्डिंग वो ये बता सकें कि तट की डेथ क्यों हुई थी. बट आफ्टर दैट जो कि न्यू आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि 1922 के बाद आए, ऑलमोस्ट उस टॉम को उन्होंने 80 ईयर्स के बाद खोला था फ्रॉम द टाइम ऑफ डेथ एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट स्कैन और फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट. एंड उन न्यू स्कैनर्स ने, उन न्यू आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड करा कि मे बी जो ये डेथ हुई है दैट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. दैट वॉज नॉट डाइड फ्रॉम एनी ऑफ द इलनेस और एनी फर्दर सर्कमस्टांसेस, बट समवेयर उनकी डेथ क्यों हुई थी? जस्ट बिकॉज ऑफ अ मर्डर. इट वॉज अ मर्डर. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड करा? दैट वो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिटी स्कैन के थ्रू तट की डेथ के पीछे की पूरी वजह या फिर एक थ्योरी जो है उसको जानेंगे. ऑफ दिस बॉय स्पैरो. व्हाट इज स्पैरो? द किंग हु वॉज थ्रोन्ड. एंड उस अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों रिपोर्ट सिटी स्कैन एंड फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का यूज़ करा. आफ्टर दैट व्हाट दे फर्दर सी, दैट उनकी जो डेथ हुई थी कहीं ना कहीं वो लेट टीन्स में थी एंड सिटी स्कैन की रिपोर्ट अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुई थी, जिसमें मल्टीपल बॉडी एक्सरेज होते हैं. एंड काफ़ी लोग जो कि टॉम को देखने आए थे उन्होंने एक चीज़ और देखी कि टॉम 26 फीट अंडरग्राउंड था. दैट वॉज सीमेंटेड, वो सीमेंट्री पर बना हुआ था. एंड इस अकॉर्डिंग लोग उस टॉम को देखकर बहुत ज़्यादा गेजफुल रहते थे, उसको देखने का मन करते थे, जस्ट बिकॉज इट वॉज द लार्जेस्ट टॉम ऑफ इजिप्ट प्लस इट वॉज जिल्डेड विथ गोल्ड. तो इस अकॉर्डिंग रेयरली जो सारी जनरल ममीज़ ऑफ किंग होती हैं, द प्रिजर्व बॉडीज़, उससे भी ज़्यादा एक तरीके से क्लियर कट फॉर्मेशन इस टॉम का था. एंड इस अकॉर्डिंग इस टॉम का फर्दर रिसरेक्शन करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइड करा. रिसरेक्शन टू ब्रिंग समवन टू लाइफ आफ्टर डेथ मीन्स उसको इंसाफ दिलाने के लिए. So anyhow we will read further that what happened with the discovering of King Tut. See this? There is written, see map on next page. So let's go to the map now. See the map. Basically what you have to see, Egypt.
It's Egypt, where King Tut was buried, and we are discovering about Egypt. Okay, now further kingdom are also given. See the new kingdoms: the Mediterranean Sea, Cyprus, and river Nile. Everything of Egypt is given in this map. So now let's move to page number 25 of your book. Now we are talking about Carter, Howard Carter. What he did, जो भी 3 nested coffins थे जो कि किंग तट के साथ अरेंज थे, उन्होंने सबका सर्च किया था. एंड फर्दर he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब उन्हें रेसन्स के, जो कि सारे के सारे रिचुअल रेसन्स थे, उनके ऊपर रिसर्च करनी थी. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने ब्लेजिंग हार्श सनशाइन में, चमकते हुए सूरज के सामने उस मम्मी को रख दिया, जो कि इतना ज़्यादा हीटेड हो गया था, जो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का एक टेम्परेचर दे रहा था. नथिंग बज्ड. नो, व्हाट इज़ बज्ड? कुछ भी वहाँ पर एक जगह भी मूव नहीं हुआ. जिस चीज़ को वो हिलाना चाहते थे, जिसको मेल्ट करना चाहते थे, रेसिन वुड, वो अपनी जगह से कुछ 1 इंच भी मूव नहीं हो पाया. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब उन्होंने क्या करा, एक कलेक्शन करा सारी रिपोर्ट का, और उसको साइंटिफिक फॉर्म में नहीं, साइंटिफिक तरीके से दूर रख के जनरल रिपोर्ट को तैयार करा, कंसोलिडेट किया, कलेक्ट करे सारे के सारे मटेरियल जिनको सेपरेट करना था विथ अ चिजल. दे शुड बी चिजल्ड अवे. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको कोई भी चीज़ की रिपोर्ट लेनी है तो आप उसका स्मॉल पार्ट निकाल सकें, दैट इज़ चिजल. तो उनकी मम्मी से, उनकी बॉडी से कुछ पार्ट्स को चिजल करना था. और वो क्या पार्ट थे? उनके लिम्स के नीचे, beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. तब जाके कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट का, जो मेन बॉडी पार्ट होता है, पूरा ट्रंक, जो एक बड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम नेक टिल योर वेस्ट, उस अकॉर्डिंग उनके बॉडी पार्ट्स के कुछ रिमेन्स निकालने थे, जिसके ऊपर वो फर्दर रिपोर्ट तैयार कर सके. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, क्योंकि कार्टर अभी तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए थे फर्दर आर्कियोलॉजिस्ट के सामने या मेडिकल मिस्ट्री के सामने. तो अपने डिफेंस में, अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास एक ही चॉइस थी, चिजल करना स्मॉल बॉडी पार्ट्स को एंड उनकी फर्दर रिसर्च करना. इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर वो इस तरीके से मम्मी को रिमूव नहीं करते फ्रॉम दैट टॉम्ब, तो कुछ टाइम बाद उनको वो सबूत भी नहीं मिलते जिसके पीछे वो भाग रहे थे. क्योंकि कुछ थीव्स, कुछ चोर, वो वहाँ पे एनी हाउ इनडायरेक्टली चीटेड फॉर्म में या सर्कमवेंटेड फॉर्म में गार्ड्स बन के चले जाते, और वो क्या करते, बॉडी से पूरा का पूरा गोल्ड हटाने की लालच में उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते, उस मम्मी को डिस्ट्रॉय कर देते. एंड जो तट के बारे में प्रूफ चाहिए था, जो डिस्कवर करना था, वो भी कार्टर को नहीं मिल पाता. तो सर्कमवेंटेड के पहले चीटिंग के पहले या धोखे के पहले कि उनका पूरा गोल्ड ना हट जाए या उनका फेस ख़राब ना हो जाए, उनकी बॉडी या मम्मी ख़राब ना हो, कार्टर ने कुछ चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनकी बॉडी से थ्रू चिजल निकाल पाए. इन दैट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी. तट के टाइम में जो भी किंग्स थे, जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे, मनी वर्दी थे. एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. और उन्हें लगता था वो कंटिन्यूसली अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसी अकॉर्डिंग, गोल्ड के अकॉर्डिंग, जो उन्हें मिल जाएगा फ्रॉम तट्स बॉडी. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग तट वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets and ceremonial apron.
sandals, sheets for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो तट के एक रॉयल इमेज को बढ़ाने के लिए और बाद में वो गोल्ड दोबारा उन किंग की फैमिलीज़ को फर्दर मिलता जाए, उन्होंने क्या करा, तट को पूरी तरह से गोल्ड से ग्लिटर कर दिया, सजा दिया। उनके कॉलर्स, उनकी ड्रेसेस, उनके नेकलेसेस, उनके ब्रेसलेट, उनकी रिंग्स, उनका कवच जिसको आप एम्यूलेट बोलते हो, सारे के सारे सेरेमनियल एप्रन्स जो ड्रेस के ऊपर होते हैं, उनके सैंडल, उनके शेट्स मीन्स जो फिंगर्स पर लगते हैं, अंगूठे पर, टोज, उसके अकॉर्डिंग बिछिए। एवरीथिंग दैट वॉज बेसिकली द कफन ऑल्सो एंड द मास्क, everything was prepared with pure gold. To separate that from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. और तट का सारा ये अडॉर्नमेंट या गोल्ड हटाने के लिए कार्टर और उनके जो आर्कियोलॉजिस्ट मैन उनके साथ एक टीम, उन्होंने मम्मी के हेड को पूरी तरह से अलग करने की कोशिश करी, उसको अलग करा और कहीं ना कहीं उसको सीवियर कर दिया, हर एक मेजर जॉइंट से उसको तोड़ दिया। वंस दे हैड फिनिश दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लार्जर सेंट इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वेयर तट नाउ रेस्ट। और जब उन्होंने सब कुछ अपना रिपोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ फिनिश कर दिया, तब उन्होंने जिस चीज़ को भी जॉइंट से निकाला था उसको रीअसेंबल कर दिया और सारे के सारे डेड एंड डिकिंग जो भी रिमेन्स थे जिनको रीअसेंबल नहीं कर पाए, उनको तट के उसी वुडन बॉक्स में या टॉम में सैंड के अंदर रख दिया ताकि वो डैमेज से बचे रहें, जहाँ पर तट एग्जैक्टली अभी तक रेस्ट कर रहे हैं, अपने टॉम पर या फिर अपने बेड पर, एक सिमेट्री में। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। जो हमारी आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट के ढूंढने का तरीका है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है हमारे अभी के डिकेड्स में, मतलब 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स। वो कहीं ना कहीं जो अभी तक के ट्रेजर्स हैं, गोल्ड हैं, उन सब पे कम फोकस कर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स। मीन्स ऐसी अट्रैक्टिव डिटेल्स जो कहीं ना कहीं लोगों का फोकस या कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ रही हो इन कंसर्निंग अ रिपोर्ट, जिसके कारण वो अभी तक रिपोर्ट तैयार ना कर पा रहे हो। ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तब जाकर जब वो फोकस करेंगे उनके गोल्ड या अटायर पर नहीं, लेकिन उनकी बॉडी की डिटेल पर, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि उनकी लाइफ एंड डेथ के बीच में कौन सी एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो ऐसी इंट्रीगिंग या फिर हिडन मिस्टीरियस फॉर्म्स को या मिस्ट्रीज़ को वो क्लियरली डिफाइन करना चाहते थे लोगों के सामने। ये अभी के आर्कियोलॉजिस्ट का पैटर्न था। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। सोफिस्टिकेटेड मीन्स मॉडर्न टूल्स, जितना नया या फिर मॉडर्न ज़माना उस अकॉर्डिंग न्यू एंड इनोवेटिव टूल्स, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट के पास राइट था कि वो मेडिकल साइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के बाद 1968 में, जो कि उनकी डिस्कवरी को ऑलमोस्ट 40 ईयर्स दे चुके थे, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। एनाटॉमी प्रोफेसर मीन्स जो कि बॉडी रिलेटेड हर तरीके का एक्सरे कर सकते हैं। उन प्रोफेसर ने मम्मी का पूरा एक्सरे करा एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक बहुत बड़ा अमेजिंग सा फैक्ट उन्होंने सबके सामने रिवील करा, ओपन अप किया। बीनीथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने ये देखा जिस लकड़ी से उनको बैलेंस किया गया था, जो कि उनकी चेस्ट को बैलेंस करती थी और ब्रेस्ट के बोन को, उस तरीके से जो उनका रिब केस था, तो फ्रंट का रिब पूरा का पूरा मिसिंग था और उनका बोन भी, ब्रेस्ट बोन मीन्स चेस्ट को बैलेंस करने वाला बोन। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। आज के ये जो भी हम डायग्नोस्टिक स्टेप्स लेते हैं वो डायरेक्टली
क्लियरली हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body, जिसके कारण हम इकट्ठे लगभग 100 एक्सरेज निकाल सकते हैं और उनको एक ब्रेड स्लाइस की तरह एक ही रिपोर्ट में शॉर्ट स्ट्रक्चर में 3-डायमेंशनल व्यू में बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो एक वर्चुअल बॉडी इमेज देता है वो हमें। वर्चुअल मीन्स एक तरीके से बॉडी का एक रियल पार्ट, एक रियल स्कैनिंग। What more would a CT scan reveal of तट than the X-ray? एक्सरे और CT स्कैन में क्या डिफरेंस था जो कि तट की बॉडी से और ज़्यादा क्लियरली सच्चाई ला सकता था? एंड कुड इट आंसर 2 of the biggest questions still lingering about him? और क्या वो उन 2 बड़े क्वेश्चन के आंसर अभी तक दे सकता था जो उनके आसपास कहीं ना कहीं भटक रहे थे या जिनके लिए लोग वेट कर रहे थे? पहला, हाउ डिड ही डाई? फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरे? एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? एंड एग्जैक्टली वो कितने साल के थे जब उनकी डेथ हुई? किंग तट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा इवेंट थी जिसके बारे में लोग अभी तक बात करना चाहते थे या कोई प्रूफ ढूंढना चाहते थे। इवन द रॉयल स्टैंडर्ड्स, और वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जो वहाँ पे रॉयल स्टैंडर्ड के जो किंग्स थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर था, एक क्वेश्चन था, जो सच्चाई जानना चाहते थे किंग तट के बारे में। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो एक लास्ट पर्सन थे जिनके पास उनकी फैमिली लाइन, जो उनकी पीढ़ी थी, दैट वॉज फिनिश्ड। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उनका जैसे ही फ्यूनरल हुआ, जो आफ्टर दैट सेरेमनीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या था? एक रैटल था। मीन्स एक शॉर्ट लाउड सी नॉइज़ जो कि किसी एक डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर चुकी थी, ऊपर से नीचे तक। उसके बाद उस डायनेस्टी का कोई भी एक मेजर फॉर्म या अस्तित्व नहीं रहेगा। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन अभी तक उनके सबूत कि वो किस तरीके से मरे या पास अवे हो गए, या उनके मरने के बाद क्या क्या किया गया, वो सारी आफ्टर डाइंग सेरेमनीज का सच अभी तक सामने नहीं आया था। इट वॉज अनक्लियर। एमेनहोटेप III, तट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल पैरो। तट के पहले एमेनहोटेप III, वो तट के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, जो लोगों को नहीं पता, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पैरो थे। वो रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जो कि 40 सालों तक, 40 ईयर्स तक रूल कर चुके थे सक्सेसफुली एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। और वो सबसे टॉप के किंग थे एट द टॉप लेवल ऑफ 18th डायनेस्टी ऑफ द गोल्डन एज। उस गोल्डन एरा के टाइम पीरियड की 18th डायनेस्टी किंग थे वो। हिज सन एमेनहोटेप IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of Egypt। और उनके बाद जो थ्रोन पर बैठा सक्सेसफुली, ही वॉज द सन एमेनहोटेप IV, जिन्होंने उनका प्लेसमेंट किया एंड काफ़ी स्ट्रेंज टाइम पीरियड के लिए वो हिस्ट्री पर राज कर रहे थे, इजिप्ट की हिस्ट्री पर, और वो किंगडम पर या किंगशिप पर बैठे हुए थे। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर फर्दर। Thank you for today's class. Have a nice day.